हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो भी नॉर्थ सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं क्या डिस्कस करूंगी कि जितने भी आप लोगों ने मेरे वीडियोस में मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स दूंगी मैं आप लोगों को। सो बेसिकली ये एक Q&A सेशन है ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को बताती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि आज के जो वीडियो हैं उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि काफ़ी लोगों ने पूछा है कि एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करने के बाद एग्ज़ाम देने के लिए, और बुक्स कौन कौन सी हमें पढ़नी चाहिए या फिर मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, और मैं किस एम्स में वर्किंग हूँ, मैं उस वहाँ पे कितने साल से वर्किंग हूँ। तो ये सब काफ़ी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ मैं आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा है कि मैम मैंने जीएनएम कर रखा है और पोस्ट बेसिक भी कर रखी है, तो मुझे नॉर्थ सेट में एग्ज़ाम देने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। सो काफ़ी नंबर ऑफ़ अमाउंट लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो आंसर है मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि अगर किसी कैंडिडेट ने जीएनएम किया है तो उस कैंडिडेट को 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। देन अगर कोई कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग कर चुका है, बीएससी नर्सिंग उसकी पास हो चुकी है, तो उसको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए एग्ज़ाम फिल करने के लिए। एंड अगर किसी कैंडिडेट ने पोस्ट बेसिक की है जीएनएम करने के बाद तो उसको भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सो आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट द एक्सपीरियंस कि अगर हमने बीएससी की है तो हमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पोस्ट बेसिक की है तो भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जीएनएम किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सो नेक्स्ट जो है डाउट है वो है कि मैम एक एक कैंडिडेट ने ये पूछा है कि मैम काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जो लोग एम्स के स्टूडेंट होते हैं या फिर जो लोग एम्स के पढ़े हुए होते हैं सिर्फ उन्हीं का ही एग्ज़ाम क्लियर होता है एम्स में। सो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, वो बच्चे मतलब जिन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऑलरेडी दिया है तो उनका एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का। बट जो लोग प्राइवेट से भी अगर पढ़े हैं तो दे डोंट हैव लाइक, इट्स नॉट लाइक कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। इट्स टोटली अप टू देम इफ़ दे एक्चुअली वांट टू क्लियर द एग्ज़ाम और वो सच में चाहते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हमारे माइंडसेट से ऊपर नहीं होती। अगर मैं चाहती हूँ मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है तो चाहे मैं गवर्नमेंट से पढ़ी हूँ, चाहे मैं एम्स से पढ़ी हूँ, चाहे मैं प्राइवेट से पढ़ी हूँ, मैं एग्ज़ाम क्लियर करके ही मानूंगी फिर। सो इट्स टोटली अप टू द इंडिविजुअल कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है या कैसा है। सो आप हार्ड वर्क कीजिए और ऐसा मन में मत रखिए कि आप लोग अगर एम्स से नहीं पढ़े हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। सो नेक्स्ट है, एक कैंडिडेट ने मुझसे ये पूछा था कि मैम कितना परसेंटेज चाहिए एम्स में सिलेक्शन होने के लिए। एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था कि मैम एम्स में सिलेक्ट होने के लिए हमें कितना परसेंटेज चाहिए। सो परसेंटेज इज़ लाइक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का होता है, बट लाइक क्वालिफाई करना ही भी लाइक सबसे पहले तो हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर कमिंग अंडर अनरिजर्व कैटेगरी तो आप लोगों को 50% से ऊपर तो क्वालिफाई होने के लिए ही लाने पड़ेंगे। तो और क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर गए, सॉरी आपको सीट मिल गई या फिर आपको जॉब मिल जाएगी। आपको मेरिट में आना पड़ेगा और मेरिट में आने के लिए आप लोगों को अच्छे से अच्छा काफ़ी अच्छा परसेंटेज लाना पड़ेगा। जैसे एग्ज़ाम 200 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम रहता है तो कम से कम आपके 130 तक तो मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आपकी सीट कंफर्म हो सकती है। क्योंकि पहले वाले टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था, बट बाय द टाइम कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब गेन करनी है, या फिर उनकी जो द वे हाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम्स, उनका जो हार्ड वर्क है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो नाउ डेज़ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। सो हमें और कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, तो आउट ऑफ 200 मिनिमम लाइक 130 से नीचे तो कभी ज़िंदगी में सोचना भी मत कि हमें सिलेक्शन के लिए 130 से नीचे रहना है। सो आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है,
एक कैंडिडेट ने मुझे पूछा था कि मैम हमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए, पढ़ाई का डिपेंड करता है, कुछ बच्चों का जो ग्रास्पिंग पावर होता है वो एक बार रीड करने से उनको याद रहता है। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे मीन्स कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनको फिर से रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टिल जो हमें एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ाई करने का, अगर आप देखिए जॉब कर रहे हैं तो कम से कम 6 घंटे तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अदरवाइज़ अगर आपने जॉब नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो दिन में कम से कम 10 12 13 घंटे तो आप पढ़िए, तभी आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आपने जॉब भी छोड़ रखी है सिर्फ स्टडी के चक्कर में, तो अगर आप स्टडी भी अच्छे से नहीं करेंगे 12 13 घंटे, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना आपकी जॉब को, मतलब थोड़ी देर खुद कुछ टाइम पीरियड के लिए साइड में रखने का। सो इट्स बेटर कि अगर आप वर्किंग नहीं है कहीं पे, तो 12 आवर्स का आप सिटिंग लें स्टडी के लिए। एंड इफ़ यू आर वर्किंग, जैसे जो लोग वर्किंग हैं तो 6 आवर्स की आई थिंक शिफ्ट, सभी जगह 6 आवर्स की ही शिफ्ट है, तो आप लोगों को कम से कम 6 घंटे तो स्टडी करना ही पड़ेगा। 6 to 7 आवर्स का आपको स्टडी करना है पर डे, तभी आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए थोड़े से प्रिपेयर रहेंगे। अदरवाइज़ बिना पढ़े एग्ज़ाम में बैठने जाना, वो टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है और वेस्टेज ऑफ मनी है। एंड मोर ओवर, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा ऐसे एग्ज़ाम में जाके, तो आपका मोराल अलग से डाउन होगा। सो इट्स टोटली आपका ही लॉस है। सो बेटर है जब भी एग्ज़ाम देना है तो प्रिपेयर करके देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसने पूछा है कि सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम में तो मैंने एक वीडियो में बताया था, मेन जो हमारे नर्सिंग के सब्जेक्ट्स रहते हैं सारे वही हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, हमारे 4 5 सब्जेक्ट हैं। फंडा सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग में है, स्पेशलिटी नहीं है ये, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग है। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग जो है, ये सभी सब्जेक्ट्स का एक मतलब बेस है। जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फंडामेंटल, हमारा फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल्स क्लियर है तो हम बहुत ईजीली काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम क्लिनिकल बेस्ड लाइक बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है सबसे पहला सब्जेक्ट। देन उसके बाद आता है हमारा पीडियाट्रिक्स नर्सिंग, देन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, देन हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, देन ऑब्स एंड गाइनी। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं हमारी स्पेशलिटी, ये हैं हमारे नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, देन हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देन उसके बाद हमारा आता है ये न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, देन फार्माकोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स में से पेपर आता है। और इसके अलावा हमारे एग्ज़ाम में किस एरिया से एग्ज़ाम आता है? इंग्लिश, नॉर्मल जो बेसिक इंग्लिश होती है वो आएगी, एंड देन रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जीके से एग्ज़ाम आता है। सो ये एरियाज़ हैं जिस एरियाज़ को हमें कवर करना है जब भी हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा है कि मैम आप कौन से एम्स में वर्किंग है। इसका आंसर मैं देना चाहूँगी कि मैं 2008 हाँ 17 में मैं एम्स ऋषिकेश में थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। देन उसके बाद मैंने 2018 में भुवनेश्वर एम्स का परमानेंट एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। देन उसके बाद मैंने वहाँ रहते रहते ही दिल्ली एम्स के लिए एग्ज़ाम दिया था। तो मैं 2019 वाले एग्ज़ाम से दिल्ली एम्स में वर्किंग हूँ, बट मैंने यहाँ पे मतलब 2019 से मैं दिल्ली एम्स में हूँ। 2020 में मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे। यहाँ पे मैं 20 से हूँ दिल्ली एम्स में। देन उसके बाद है फिर से वही से एक क्वेश्चन है बहुत जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग हैं कि मैम हम प्राइवेट्स में जॉब कर रहे हैं और प्राइवेट मैम हमारा काफ़ी हेक्टिक जॉब रहता है, तो हम स्टडी के लिए कितने आवर्स निकालें और कितने आवर्स का स्टडी करें। तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ 5 to 6 आवर्स तो आपको देने ही पड़ेंगे। कम से कम 7 घंटे देने की कोशिश कीजिए, जिसमें से आप 5 साढ़े 5 घंटे थ्योरी पढ़िए, देन 1 डेढ़ घंटा आप अपना MCQs सॉल्व करिए। बिकॉज अगर आप थ्योरी कर रहे हैं और MCQs प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और MCQs आपने डेली बेसिस पे करने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस है वो बनी रहेगी। MCQs डेली सॉल्व करने से फ़ायदा क्या होगा कि जैसे एग्ज़ाम में हमें एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, से एन एग्जाम्पल 3 आवर्स का हमें टाइम पीरियड मिलता है वहाँ पे
200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हमें वो टाइम मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगी, जब हम घर पे एक एग्ज़ाम जैसा सिनेरियो अपने आप क्रिएट करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लाइक 100 क्वेश्चंस आप उठा लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए, और टाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है कि मैंने इतने बजे अगर टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करना स्टार्ट किए हैं तो मुझे इतने बजे तक ख़त्म करने हैं। तो 1 आवर से 1 भी मिनट ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपसे नहीं भी पूरे क्वेश्चन हुआ है तो वहीं पे रुक जाइए, उसको बाद में सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अपना टाइम अगले टाइम के लिए फिर से मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 80 क्वेश्चन सॉल्व कर पाई हूँ तो नेक्स्ट टाइम मुझे 100 करने की कोशिश करनी है। सो बाय द टाइम आपको आपके टाइम को भी मैनेज करना सीखना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में अपने सारे क्वेश्चंस एक बार अपनी आंखों के आगे से निकाल सकते हैं। आना नहीं आना अलग बात है, लेकिन देखने तो पड़ेंगे ना सारे क्वेश्चन की पेपर में आए क्या हैं। देन उसके बाद है मैम आपने नॉर्सेट का एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक्स रेफ़र की थी। सबसे पहले तो जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तब नॉर्सेट नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, तो उसके अगले साल से शुरू हुआ है नॉर्सेट। हाँ, बुक्स मैं बता देती हूँ। बुक्स मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बुक्स बताई हैं कि मैंने कौन सी रेफ़र की थी। तो मैं अपने कॉलेज टाइम से, मतलब मैंने जब मास्टर्स किया था तो मैंने एनक्लेक्स पढ़ना स्टार्ट की थी। तो एनक्लेक्स सॉन्डर्स इज़ लाइक माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट बुक। तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं डेली उसको पढ़ती थी। हाँ, कॉलेज टाइम में मैं मतलब इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करना है। उसको मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वे से नहीं पढ़ती थी, जस्ट मैं अपने लिए पढ़ती थी और मुझे वो बुक पसंद थी, इसीलिए मैं पढ़ती थी। तो 1 डेढ़ 2 घंटे मैं उस बुक को पढ़ लेती थी, अगर मैं पढ़ने बैठी होती थी उसको तब। देन उसके अलावा मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की हैं, टारगेट हाई मैंने फॉलो की थी फॉर MCQs एंड PR यादव ऑल्सो फॉर MCQs। उसमें से मैंने थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, बट हाँ एक बार मैंने पूरी बुक को तो एक बार स्टडी किया ही था। ये 3 बुक्स थी जो मेन मैंने फॉलो की थी। इसके अलावा अगर मुझे कोई डाउट रहता था, जैसे हम लोगों की OBG के लिए मैंने DC दत्ता बीच बीच में फॉलो की थी। वो मैंने इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया क्योंकि मैंने DC दत्ता अपने बैचलर्स टाइम में पढ़ी है, तो मुझे काफ़ी उसका बीच में काफ़ी चीज़ें याद थी, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ गाइनी ऑप्स पढ़ने के लिए। देन कम्युनिटी के लिए के पाक की बुक मैंने फॉलो की थी थोड़ी बहुत। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज का क्राइटेरिया। तो एज के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें फुल डिटेल में बताऊंगी कि किस कैटेगरी के लिए कितना एज है, किस उसमें कितना एज हमें है कि हम अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा बता देती हूँ कि इफ़ यू आर कमिंग अंडर अ अनरिजर्व्ड कैटेगरी तो आप 30 ईयर्स तक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 ईयर्स के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। देन इफ़ यू आर कमिंग अंडर SC एंड ST कैटेगरी तो आप 35 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर कमिंग अंडर OBC कैटेगरी देन 33 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड इन सब में अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो सब में अनरिजर्व में SC ST में और OBC में आप 5 ईयर्स प्लस कर दीजिए। दिस इज़ लाइक आप दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि किस एज ग्रुप तक हम एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। I hope that I am clear with the question regarding age criteria. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लाइक बच्चे काफ़ी सारे जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो इस चीज़ से हम लोग बहुत सफ़र करते हैं। वो क्या है, सबसे बड़ी नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होते होते रह जाता है। होते होते क्यों रह जाता है, उनके सही क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं लेकिन उनके गलत क्वेश्चंस होने की वजह से उनकी जो मेरिट में नंबर नहीं आ पाता है। नेगेटिव मार्किंग इम्पैक्ट्स अ लॉट like if we talk about selection criteria। तो नेगेटिव मार्किंग कैसी रहती है, नॉर्सेट की जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.3 सॉरी। जैसे मानो अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत हैं, जैसे 0.3 0.3 0.3 तो आपके 0.9 मार्क्स बन रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना, एक क्वेश्चन आपका मार्क कम हो जा रहा है। 3 क्वेश्चंस गलत होने की वजह से एक सही क्वेश्चन का नंबर आपका डिडक्ट हो जाता है। इस तरीके से आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको डुबा देती है, आपकी सीट कैंसिल कर देती है। जब आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको रिव्यू में रख दीजिए या फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट में मत कीजिए, क्योंकि नुकसान अल्टीमेटली हमारा ही होगा, सीट हमारी ही जाएगी।
सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैम फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैं अभी से नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ। सो इस कैंडिडेट के लिए मैं उसको फिर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इट्स वेरी गुड, आपका जो फोकस है इट्स वेरी गुड, कि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं फिर भी आप नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं कि 4 साल बाद मुझे जो एग्ज़ाम देना है उसके लिए मैं अभी से कैसे प्रिपेयर करूँ। सो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो जो फर्स्ट ईयर के हमारे सब्जेक्ट्स हैं, आप जैसे जैसे जो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप उनके साइड बाय साइड अपने की नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और उनको बहुत थॉरली स्टडी कीजिए। जितने हमारे प्रोसीजर्स रहते हैं और उनका क्लिनिकल रैशनल्स के साथ स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लाइक फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, और एनाटमी भी आप अगर अपनी फर्स्ट ईयर में ही क्लियर कर लेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा जो सेकेंड और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जब स्पेशलिटीज़ आएंगी तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो फंडामेंटल और आप अपना एनाटमी क्लियर कर लीजिए फर्स्ट ईयर में ही, और वो इस तरीके से क्लियर करनी है कि आपको उसको बार बार मुड़ के स्टडी ना करना पड़े ज़्यादा टाइम वेस्ट करके। उसको बस थोड़ा सा स्टडी किया और आपको सब कुछ याद आ गया कि हाँ मैंने ये उस टाइम पे ऐसे स्टडी किया था। नेक्स्ट आता है कि मैम मैंने जीएनएम किया एससी कैटेगरी से, तो एससी कैटेगरी का एज क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूँ। जीएनएम का मैं एक्सपीरियंस क्राइटेरिया बता चुकी हूँ कि जीएनएम अगर किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए चाहिए, और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी एज 35 ईयर्स तक है, तो आप कितना भी लाइक टाइम ले सकते हैं, आपको स्टडी के लिए भी टाइम मिल जाता है, और एज भी 35 ईयर्स तक है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं टिल 35 ईयर्स ऑफ योर एज। देन उसके बाद अगेन कि मैम हम जॉब के साथ साथ क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन लाइक थोड़ा सा डिसहार्टिंग है कि आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि आप जॉब के साथ स्टडी ही नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखिए हमारे कंट्री में कितने सारे लोगों ने जॉब जब ली है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक जॉब छोड़ी है तब उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ली है। तो ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब जब चाहिए, जब हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टडी करना है तो हमें प्राइवेट जॉब छोड़नी पड़ेगी, या फिर हमारी जो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी है उसको छोड़ना पड़ेगा। सो ये बहुत ही गलत थॉट है हमारा कि हम प्राइवेट जॉब करते हुए गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं और 100% हम कर सकते हैं, और जॉब मिलती भी है स्टडी करके। एंड आई थिंक उन लोगों का सबसे प्लस पॉइंट क्या, मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल पॉइंट आपके लिए बोलना चाहूँगी कि देखिए आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप अपना स्टडी कीजिए, या फिर जो आप अपने क्लिनिकल्स में केसेस देखते हैं आप उनको घर आके और अच्छे से स्टडी कीजिए, ताकि आप जब मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि कोरिलेट करके स्टडी करना है थियोरी एंड प्रैक्टिकल को, तो वो कोरिलेशन आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट में कहीं वर्किंग हैं। सो आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। देन उसके बाद कि जेएनएम के बाद कितना एक्सपीरियंस पेपर दे सकती हूँ, तो डेफिनेटली सभी लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है अगर जीएनएम के बाद। देन एक ने पूछा है कि कैसे पढ़ाई करना है, मैम बताइए प्लीज़ कैसे पढ़ाई करना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे स्टडी करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो उसका एक अलग वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिंगल अप हो जाएगा वरना। देन एक ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम क्या टारगेट हाई और पीआर यादव पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है नो डाउट, बट स्टिल आई रिकमेंड कि आप सॉन्डर्स ज़रूर पढ़िए पहले। सॉन्डर्स बहुत अच्छी बुक है एनक्लेक्स की, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद उसमें से थ्योरी पढ़ने के बाद आप टारगेट हाई और पीआर यादव के वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 को स्टडी कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, साथ साथ में नोट्स बना लीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड मैं ये होप करती हूँ कि मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों के डाउट्स को क्लियर किया है और काफ़ी आप लोगों को समझ में आया होगा इससे। एंड इफ़ पीपल स्टिल हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द आंसर्स ऑफ एवरी क्वेश्चन ऑफ yours. And thank you so much for watching my video, and please do subscribe my video and do like my videos. Thank you.